हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन। दोस्तों, हमने अभी तक एयरफोर्स की तैयारी में करा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में सुरेश सर के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ पढ़नी है दोस्तों, हमारे चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ की क्लास चल रही है। बाकी मैं जीएस की क्लास, जीएस की क्लास मैं लूँगा, और ये जो क्लास है दोस्तों, मैं ऐसे इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम हो, एवर ऑल, जितने भी इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए आप सक्षम होंगे ये वीडियो देखने के बाद। ये तो पहले तुम्हारी इंट्रोडक्शन क्लास है, आप पहले इसको देखिए, हमको पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद मैं जो क्लास आपकी लेने वाला हूँ मध्यकालीन भारत में, इतिहास में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, सन पूछता है, जैसे मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊँगा दोस्तों एकदम, कि आपको कभी कोई कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोचिंग में होता क्या है दोस्तों, कोचिंग में आपको एक टर्न से पढ़ाते हैं, आप उसको डीप स्टडी करा करिए। कोई भी अगर हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को लगता है कि, बहुत लोगों से मैं मिला हूँ जो कहते हैं कि हिस्ट्री में एक गड़ा मुर्दा उखाड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करता है। तो भाई, मैं आपको बता दूं कि आज तक ये बहाने बताते आए हैं, आज तक उन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, हिस्ट्री को समझा ही नहीं है। यार, हम भारत में रहते हैं, हमें अपने भारत का इतिहास नहीं पता होगा तो हमारा व्यर्थ है हमारे पढ़ाई करना। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम बात करेंगे आज हमको पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना क्या, हमको आगे पढ़ना क्या क्या है, आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने पहले भी बता दिया है। दोस्तों, मैं आपके पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है, सभी से अलग है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपने हाथ से नोट्स बनाता हूँ, एक नहीं चार चार किताबों, पांच पांच किताबों से देखता हूँ उसी चीज़ को, हर चीज़ में पढ़ता हूँ। फिर जो जो लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चन में आ सकता है, तो मैं उसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नया नया चैनल बना है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लमसम 1-2 हफ्ते पहले मैंने बनाया था, हमारे सुरेश सर हैं वो क्लास ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन के बारे में, को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो जो मध्यकालीन इतिहास था दोस्तों, मिडवल हिस्ट्री जिसे कहते थे, उससे कहते हैं संघर्षों का युग कहा जाता था। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक एक चैप्टर साथ में ले चलूँ, जैसे एक चैप्टर मेडुअल हिस्ट्री का, तो एक एशियन हिस्ट्री का, एशियन मतलब प्राचीन इतिहास, ठीक है, मेडुअल मतलब मध्यकालीन इतिहास, और एक मॉडर्न हिस्ट्री है जिसमें गांधी जी हैं, उसे कहते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास जो है दोस्तों, हमको इसी को आज इंट्रो करना है। कल हमारी अगली जो वीडियो होगी, मैंने प्लेलिस्ट में ऐसा बनाऊंगा दोस्तों कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में आइएगा, वहाँ से विजिट करिएगा, तो आपको वहाँ से हमारा पूरा जो भी हम पढ़ाए होंगे, जिस जिस चैप्टर से, मैं बता रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ, कोई भी चीज़ हो मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं कि आज ये करूँगा आज वो करूँगा, मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ले चलूँगा, और वो भी चैप्टर वाइज चलूँगा। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, एनडीए, कोई भी, रेलवे, कोई भी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ वीडियो कोई भी। तो चलिए, हम बात तो बहुत हो गई, चलिए हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों, जो मध्यकालीन इतिहास है, इसे संघर्षों का युग कहा जाता था। क्यों? क्योंकि पहला जो हुआ था, भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। जो कौन किया था, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, इसके बारे में कहानी बताऊंगा आगे जब हम एशियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। मतलब हमारा पार्ट वाइज चलेगा, मैंने पहले बता दिया है, पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, मतलब एक एक चैप्टर डेली सभी में इसमें मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक एक क्लास डेली एशियन की मिलेगी, एक मध्यकालीन की मेडुअल की मिलेगी, एक मॉडर्न की मिलेगी। ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब साथ में ले चलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 महीने के अंदर दोस्तों आपकी पूरी हिस्ट्री समाप्त कर दूंगा, और इस तरह से समाप्त करूंगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आपको फिर दोबारा केवल आपको अपना नोट्स दोस्तों बना के रखना होगा, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। ठीक है, तो मैंने मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों, 712 ईस्वी में आया था। ठीक है, और दूसरा हुआ था दोस्तों भारत पर तुर्कों का आक्रमण, किसका? तुर्कों का, जिसमें कौन आया था? मोहम्मद बिन गजनवी आया था दोस्तों, जो 1001 में 1027, मतलब यहाँ 1001 से 1027 तक इसने भारत को लूटा। दोस्तों, ये भारत का इतिहास है, हमें इसको जानना चाहिए कि हमारे भारत में क्या क्या हुआ था हमारे रहने के पहले। ठीक है, तो इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि हमें कुछ भी ना पढ़ा करिए, लेकिन इतिहास ज़रूर पढ़ा करिए, चाहे आप पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत का इतिहास है यार, हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे। और दूसरा है दोस्तों मोहम्मद गौरी। ठीक है,
मोहम्मद गौरी आपको पता होगा, जिसकी पृथ्वीराज चौहान जी से युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में तो ये डर कर भाग गया था, इसे छोड़ दिए थे, जाओ हम तुमको क्षमा कर दिया पृथ्वीराज जी। लेकिन दोबारा जब युद्ध हुआ, इसने धोखे से पृथ्वीराज चौहान जी को इसने बंदी बना लिया और इसको मार दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों वो इतने साहसी व्यक्ति थे कि उनको इतने निपुण थे युद्धों में कि वो एक आंख बंद करके भी वो तीर चला सकते थे, वो भी अपने निशाने पर। तभी इन्हें दोस्तों इनको अंधा भी कर दिया गया था, मतलब बहुत ताड़ना के साथ इनको मारा गया था। चलिए वो बात की बात है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे, पहला हमको क्या क्या पढ़ना है बता दिए। पहला मोहम्मद बिन कासिम पढ़ना है, जिसमें भारत के अरबों पे आक्रमण होता है। और उससे पहले सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा इसमें का वीडियो आएगा इंट्रो के बाद, वो दोस्तों इस्लाम धर्म का होगा, क्योंकि इस्लाम से सब बिलोंग करते हैं। इस्लाम किसको क्या क्या, इस्लाम की क्या खूबियाँ थी, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, कौन कंट्रोल करता था, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहला वो हो गया। उसके बाद हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे, 712 ईस्वी में आया था, ठीक है, इसने भारत को लूटा था। उसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तुर्कों में मोहम्मद गजनवी आया था 1001 में 1027 तक। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था 1175, बताया जाए 2002, वैसे 1175 पे आया था और 1206 ईस्वी में ये चला गया। और गया तो दोस्तों जो इसने जो राज्य जीत रखे थे, उसने क्या किया, अपना एक गुलाम होते थे, गुलाम उसके 3-4 थे, उसके बारे में मैं जब अभी बताऊंगा गुलाम वंश के बारे में, तो मैं डिटेल से बातें करूंगा, ठीक है, मोहम्मद गौरी वाले पार्ट में। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसने गुलामों को अपना सल्तनत दे दिया, मतलब तुम राजपाट करो, मैं जा रहा हूँ, ऐसी बात हुई थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत चलता है दोस्तों, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है सबसे पहला पहला जो वंश चलता है गुलाम वंश चलता है, ठीक है। 1206 से दोस्तों दिल्ली सल्तनत जो था वो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था, ठीक है। कब तक, 1206 से 1526 ईस्वी तक, मतलब देख रहे हो 320 साल दोस्तों ये चला था। तो दोस्तों सबसे हम क्या बात करेंगे, तो अगर हमने बताया कि गुलाम वंश है दोस्तों, इसमें गुलाम वंश में 11 शासक थे, ठीक है। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत पर। उसमें 11 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो होता अलाउद्दीन खिलजी, वही इसमें का इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और खिलजी वंश में कुल 5 शासक थे, ठीक है। और इसका वंश चलता है 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है तुगलक वंश, ठीक है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक थे, वही उसमें 9 शासक थे, ठीक है। कितने, 9 शासक, उनके बारे में हम पढ़ने डिटेल से पढ़ेंगे, क्या क्या कहानी थी उनकी, क्या कैसे बने, इन सब के बारे में। तो इनका जो शासन काल था 1320 से 1414 ईस्वी तक था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में हम उनके 4 शासक थे, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और 1414 से 1451 तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में जो बताते हैं लोधी वंश के पढ़ेंगे, उसमें 3 शासक थे और उनका शासन काल था 1451 में और 1526 से। तभी तो आपको पता होगा पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट बादशाह था इब्राहिम लोदी, उससे युद्ध हुआ तो उसने युद्ध हार गया। और इसकी दोस्तों इसका हालत जो थी बहुत जर्जर स्थिति में थी, ये बहुत ही ख़राब व्यक्ति था, ठीक है, इब्राहिम लोदी। तो इसको तो बाबर खुद नहीं आया था युद्ध करने की, चलो हम भारत को लूटते हैं, उसको पता भी नहीं था भारत की, वो डरता था भारत से पहले। जब यहाँ के जो थे शासक थे, उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आओ तुम युद्ध करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और शायद इसके चाचा ने बुलाया था, ठीक है, चाचा थे और एक राजा था, मैं पढ़ूंगा तो डिटेल से बताऊंगा। तो उसके बाद दोस्तों चलता है हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की ओर, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत था इसकी प्रशासनिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और इसकी सांस्कृतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आता है क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद सूफ़ी और भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, सूफ़ी या भक्ति आंदोलन। और इसमें किसके किसके बारे में, तो पहले हम सूफ़ी आंदोलन क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। और चिश्ती कौन होते थे, चिश्ती अपना नाम सुना होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे, इनका सिलसिला क्या था। और एक था सुहावर्दी सिलसिला और सत्तारी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला और फिरदौसिया संप्रदाय, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, सूफ़ी आंदोलन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं तो क्या क्या पढ़ना है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों भक्ति आंदोलन के बारे में। ठीक है, भक्ति आंदोलन आपको पता होगा, अलवार शाखा थे, नैनार शाखा, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। आप अगर हिंदी के अगर क्लास 10th में अगर पढ़े होंगे तो इन क्लास 10th 12th सब में हिंदी तो रहता ही, कॉमन सी बात है, हम हिंदुस्तान में है तो हिंदी रहेगा ही। दोस्तों उनमें आप सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा आपने नाम सुना होगा। तो यही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा है ये चीज़ें, लेकिन आपको इनका लेवल नहीं पता, बस ऐसी बात है। उसके बाद कुछ दोस्तों प्रांतीय राजवंश थे जो 14वीं और 16वीं शताब्दी के अंतर्गत पनपे थे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से प्रमुख थे, जैसे बहमनी राज्य हो गया, बरार हो गया, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, गुजरात, मालवा, उड़ीसा, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़, मारवाड़ और कश्मीर थे। ठीक है, ये इतने राज्य जो थे वो स्वतंत्र राज्य थे। ऐसे कुछ स्वतंत्र हो गए थे, इसके बारे में भी बाद में, लेकिन फिर से ये अपने उनके कब्जे में आ गए मुगल के। चलिए हम देखते हैं, ये सभी राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की, इनकी प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियां के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे अपने वीडियो को लेके, मतलब अपने कहानी को आगे बढ़ाएंगे, बाबर तक आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको वहाँ अगर हम पढ़ना चाहते दोस्तों, तो हम अगर दिल्ली सल्तनत अगर हमने देखिए वहाँ पे ख़त्म किए थे दिल्ली सल्तनत, तो लोधी वंश जो था इब्राहिम लोधी के बाद तुरंत उसकी कमान कौन संभाल लेता है, बाबर संभाल लेता है। ठीक है, तो बाबर हम अगर चाहते तो हम सीधे पढ़ लेते, हमको इसके अंतर्गत अगर हम किसी वंश को समाप्त कर रहे हैं तो उसके अर्थव्यवस्था कहती थी, उसकी रहन सहन, उसके मतलब राज्य कैसे काम करते थे, इनके बारे में हम डिटेल से पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे बाबर की तरफ। ठीक है, जो बाबर था दोस्तों 1526 से 1530 तक इसका 4 साल का शासनकाल रहा। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं इन्हीं का पुत्र था, जो 1530 में और 1556 ईस्वी तक इसने राज्य किया। शेर शाह सूरी से भारत का शेर कहा जाता है। ठीक है, इसने हुमायूं को दौड़ा कर मारा था, हालांकि ये भाग गए इनको भारत से निकाल दिया था। इतना ये ताकतवर शासन था तो एक बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन अपने काबिलियत के दम पे आज ये इतना ऊपर उठा, और यहाँ तक इतना उठा कि ये दिल्ली सल्तनत जो थी उस पर कब्जा करके 4-5 साल शासन बना रहा, और इसकी मृत्यु हुई दोस्तों, इसे किसी राजा ने हरा नहीं सकते थे, इतना ये काबिल था। इसकी मृत्यु हो गई थी, किसी युद्ध में गया था, वहाँ पे जश्न हो रहा था युद्ध जीतने के बाद, वहाँ पे जो इनके तोप और गोले थे वो विस्फोट किए जा रहे थे, वहाँ पे आग लग गई, तो वहाँ पे विस्फोट हुआ, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे आगे, अभी मैं आपको केवल इंट्रो बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अकबर आता है, अकबर की हम स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, शासनकाल, मैं अब इनका जो दोस्तों मैं पहले बता दूँ, अकबर का जो पार्ट आएगा वो लमसम 4 से 5 या 7 तक आ जाएगा, क्योंकि इसका शासनकाल बहुत लंबा था, इसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे। ठीक है, और जिसके अंतर्गत जो राजा थे वो भी बहुत महान थे, हिंदू जो शासक थे वो भी बहुत महान थे, उनके भी बारे में हम इसी के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, अकबर के ही अंडर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, जो इनके लड़का था जिसे सलीम के नाम से जाना जाता, तो 1605 से 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद हम बात करेंगे शाहजहाँ की, जिसने ताजमहल बनवाया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया था, आगरा का लाल किला बनवाया था, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो 1627 से 1658 ईस्वी तक था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे औरंगजेब की, जो 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, और यही जो दोस्तों था, यही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। कौन? औरंगजेब। क्यों? कि इसकी कट्टर नीतियों की वजह से। उसके बाद हम उसकी प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, किसके? मुगल काल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर मुगल साम्राज्य की, जो इसके बाद दोस्तों औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो बहुत ही ख़राब शासक थे। इनको दोस्तों, इन लोगों का एक उपनाम रख दिया था, किसी को बेवकूफ़, किसी को लंपट मूर्ख, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें कलाकार लोग आए। ठीक, राजा तो हम इनको बोल ही नहीं सकते पहली बात, क्योंकि इनके पास एक भी राजा का गुण नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पहले जो था बहादुर शाह जफर प्रथम थे। ठीक है, जो 1707 से 1712 ईस्वी तक थे। उसके बाद जहांगीर शाह था, जिसे 1712 से 1713 ईस्वी तक इसने शासन किया। देख रहे हैं कितने, एक एक साल 4-4 साल ऐसे शासन किए थे यार ये लोग। उसके बाद फारूक सियर आया, जो 1713 से 1719 ईस्वी तक बात किया।
शासनकाल किया। उसके बाद मोहम्मद शाह है जो 1719 से 1748, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाह आलम, उसके बाद अकबर द्वितीय, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों, जिसे बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता था। यही लास्ट शासक था जिसे बंदी बनाकर भेज दिया गया था। कहाँ? रंगून में। कौन किया था? तो अंग्रेज लोग। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में, क्योंकि मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक स्थितियाँ जिनमें शिवाजी महाराज जैसे महान महान योद्धाओं, संभाजी, इन लोगों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम उत्तर मुगल काल के स्वायत्त राज्य की। ठीक है। जो अवध जैसे हो गए, राजपूत, जाट, मैसूर, रुहेलखंड, हैदराबाद, कर्नाटक और पंजाब, इन लोगों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। मतलब कि उत्तर मुगल काल के जो स्वतंत्र राज्य थे, इनको तो खुद जो मराठे थे इनको खुद नौकरी पे कि तुमको इतना पैसा देंगे क्या तुम दिल्ली की गद्दी पे बैठे रहना, कुछ करना मत। ठीक है। ऐसे हुआ करता था। उन्हीं से पैसे भी लेते थे। जैसे मैंने कल पढ़ा था कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको। एक इसी मराठा साम्राज्य के एक शासक थे बाजीराव पेशवा जो थे, जिसके ऊपर मूवी बनी है। उन्होंने इनसे 50 लाख हर्जाना लिया था। एक उनके समय के थे मुगल साम्राज्य, उत्तर मुगल साम्राज्य के एक राजा था, उनसे 50 लाख सालाना था या महीना था, मतलब ऐसे ही कर वसूला करते थे। बताओ, मुगल साले इतने बड़े थे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आधुनिक स्थिति, मतलब हिस्ट्री की, जिसमें हम गांधी जी ना, पहले तो हम अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जितने भी क्रांतिकारी हुए, क्रांति हुई, इनके कितने एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह वगैरह, कैसे स्वतंत्रता मिली, वहाँ तक हम पढ़ेंगे 1947 तक। उसके बाद भी हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि आगे के भी हमको हिस्ट्री पढ़ाएं आपको, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पास जो जितने भी कंटेंट हैं आप अभी से समझ गए होंगे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो, क्योंकि हमारा कंटेंट सबसे अलग है। ठीक है। हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सबको एक बहुत बढ़िया हम आपको कंटेंट देना चाहते हैं कि आप इससे पढ़िए, आप हमारे भारत का नाम रोशन करिए। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कल हम ठीक 12 बजे आपको मिलेंगे अपनी नए वीडियो के साथ जो इसी से संबंधित होगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया है।